हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेक्चर तीसरा है ये बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 के लिए, जो कि पहला चैप्टर हम लोग फिजिक्स का शुरू किए थे। चैप्टर 1 था जिसका नाम था प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, मतलब प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर को एक ही में मिला के जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम जो है 60 तक के क्वेश्चन को उसमें जो है सॉल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग 61 से 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब 30 करके जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। और ये हमारा लेक्चर तीसरा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है 61 नंबर से। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे चैप्टर वाइज सभी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा 10th क्लास के परीक्षा के लिए 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, कांच के सिल्ली से पार करने वाले प्रकाश की किरण में पैदा होती है, क्या पैदा होती है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है विचलन, दूसरा ऑप्शन है पार्श्व विस्थापन, यहाँ पे पार्श्व विस्थापन लिखना पड़ता, पार्श्व विस्थापन होगा। ऑप्शन सी है घूर्णन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आप लोगों को, कांच की सिल्ली से पार करने वाले प्रकाश की किरण जो पैदा करती है ये पार्श्विक विस्थापन पैदा करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है 62 नंबर का क्वेश्चन में बोला है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो याद रखना है टॉर्च से जो है ये हमें किस प्रकार का जो प्राप्त हो सकता है। तो टॉर्च से हमें समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 63 नंबर का क्वेश्चन है, पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बताना है। प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है किसी भी चीज़ को पानी में हम देखते हैं तो वह टेढ़ा प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इससे पहले कितना नंबर का था, 63 का था, 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देता है क्योंकि इसका कारण है। तो ये इसका भी पानी से भरी बाल्टी में कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। और ऑप्शन देखिए इसमें क्या सब है। ऑप्शन में है जो दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है 65 नंबर का क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो मतलब दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है मतलब दूर की वस्तु तक को भी देख सकता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है परावलिक दर्पण। तो याद रखना है उत्तल दर्पण का जो होता है दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया 66 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। ऋणात्मक मान जो होगा आवर्धन का बताता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, डी नंबर ऑप्शन है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो आप लोगों को याद रखना है
अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक बतलाता है तो वस्तु सापेक्ष क्या है, उल्टा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु जो है सापेक्ष उल्टा है प्रतिबिंब। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 का तो हो गया है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? खाना बनाने में भी जो उपयोग करते हैं सोलर कुकर में। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या बोला। ऑप्शन एक है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है, हम जो है अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। 68 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है। तो ऑप्शन ए देखिए प्रकाशिक सघन होता है, ऑप्शन बी प्रकाशिक विरल होता है, ऑप्शन सी है पहले माध्यम का घनत्व अधिक होता है, दूसरे माध्यम का घनत्व कम होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर का, ये कितना नंबर का था, 68 का था ना। 68 का तो हो गया। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 69 नंबर का क्वेश्चन, पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG है तो क्या होगा। तो दोनों क्या होगा, मतलब पानी में प्रकाश का वेग CW है और कांच में जो है प्रकाश का वेग CG है। तो ये प्रकाश है तो इसमें वेग ज़्यादा होगा। प्रकाश में जो है वेग क्या होता है, प्रकाश में वेग प्रकाश का वेग जो होगा वह कम होगा कांच के वेग से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए क्या है, CW लेस देन CG। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसमें प्रकाश का वेग होगा। तो इसमें प्रकाश का वेग होगा म्यू सी क्या है, मतलब सी क्या स्थिरांक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यू सी स्थिरांक। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रकाशिक माध्यम कौन है। निम्नलिखित में प्रकाशिक माध्यम कौन है, प्रकाश के माध्यम कौन है, मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। तो देखिए ऑप्शन ए है लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो ऑप्शन में क्या दिया गया, लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो कौन प्रकाशिक माध्यम कौन होगा, शीशा न होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीशा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। 72 नंबर का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो याद रखना है, गोलीय दर्पण की फोकस ऑप्शन क्या दिया है, आधी होती है, दुगुनी होती है, चौगुनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की जो होती है आधी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो फॉर्मूले होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर प्रकाश का वेग c और एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा c/v। तो कौन सा ऑप्शन है, c/v। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, c/v। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है क्या, देखिए बोला है, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच डॉक्टर प्रयोग में करते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग जो है डॉक्टर नाक, कान, गले आदि की जांच में करते हैं। तो ये करता है अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए में देखिए अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है
रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर जो उपयोग करता है वह करता है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है? संतरित प्रकाश पुंज होता है, संतरित प्रकाश पुंज होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण जो होता है ये समांतर प्रकाश पुंज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है, मतलब सघन में कम होती है, विरल में अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक होती है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पे प्रकाश को तरंग भी माना गया है और कण भी माना गया है, इसीलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर का क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब उसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश की कण सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दूर हट जाती है, क्योंकि सघन से मतलब विरल में जाएगा तो वह दूर हटने का कोशिश करेगा अभिलंब से। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 79 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाती है, तो कौन से दर्पण में होता है इसे? तो देखिए, फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, ये अवतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, सी इज करेक्ट। चलिए इसके बाद अगला 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन है, मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान क्या होगा? n21 देखिए, n21 पूछा है तो ये v1 ऊपर जाएगा और v2 नीचे आएगा, तो v1 बटे v2 कौन से ऑप्शन में है? तो v1 बटे v2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव किधर होगा? तो यह अभिलंब की ओर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, इसलिए अभिलंब की ओर जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका याद रखना है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर परावर्तन होता है, ये नियमित है या अनियमित है, या ए और बी दोनों? तो ये नियमित है। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर या दर्पण में टकराएगा तो वह आपतित होने पर परावर्तन होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नियत है। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? तो समतल दर्पण है ना, तो वह जैसा है वैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल जैसा है वैसा ही प्रतीत होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसा जैसा मालूम पड़ता है।
चलिए इसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। बोला है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। तो उल्टा है तो आवर्धन हमेशा याद रखना है, जब भी उल्टा होगा तो आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, सीधा होगा तो आवर्धन का मान धनात्मक होगा। तो देखिए इसमें ऋणात्मक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। चलिए उसको अगला 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 86 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो आभासी और सीधे के लिए आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब होना है तो आवर्धन धनात्मक होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो बिंब दूरी मतलब प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा। तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में होती है, निर्वात नहीं तो हवा होगा। तो चलिए इसमें देखिए ऑप्शन ए है हवा, तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 79 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को अगर हम माप लेंगे तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को मापने की ज़रूरी है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 90 का। इसमें हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा लेंस अपसारी, यहाँ अपसारी है, अभिसारी नहीं, अपसारी लेंस कहलाती है, ये अवतल लेंस कहलाती है। और इसी में क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम जो है टोटल 61 से 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जो है 90 से फिर 120 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग जो है इसमें 180 क्वेश्चन जो है टोटल बनाए हैं। जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।